भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इको कम करेंगे। थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सब का, उन नन्हे मुन्नों का, उनके मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? साकेत से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहां से आए आप? मुंबई से। और आप? कानपुर से। जय हिंद। आईटीबीपी से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश से बहुत दूर से आए हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। वो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक दो बातें हैं जो मैं शो में रखना चाहूंगा, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। क्या हुआ भैया? सब ठीक है? बहुत चिंता में, बहुत गंभीर हो। क्या नाम है? करण द्विवेदी। करण जी कहां से आना हुआ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से? सतना। सतना से। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहां से आई? जी जी आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक दो बातें हैं प्रधानमंत्री ने कही। हर देश इस समय संकट का सामना कर रहा है। भारत पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। संकट का बोझ लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। कल एक्साइज 10% कम किया, वो उस पर बात थी। धैर्य के साथ, और तमाम सारे मेजर्स हैं, धैर्य के साथ एकजुटता से संकट का सामना करें। अब यहां पे एक शब्द है, एकजुटता। एक साथ, है ना चाचा? एक साथ। अब यही है सवाल, इसी सवाल पे बातचीत करना। एकजुटता, एक साथ का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते? हाँ जी। एक साथ खड़े होने का मतलब समझते हैं? हाँ, एकत्रित। बिल्कुल सही आपने कहा। क्या नाम है आपका? गर्वित। गर्वित। क्या उम्र है आपकी? 10 साल का। 10 साल का एक बच्चा जानता है कि एकत्रित है मतलब कि एकत्रित होकर खड़ा होना, एकजुट होकर खड़ा होना। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है? यह सवाल है बड़ा। और इसी सवाल को टटोलने के लिए और जो कमियां हैं, जो कमियां बेची हैं, उनको बताने के लिए, जय हो, नमस्ते। कहां से आई हैं आप? गाजियाबाद से। उन पर डिस्कस करने के लिए हम एक बार यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आज आम आदमी पार्टी को खड़ा करना चाहता हूं। अभिषेक जी, आपसे शुरू करते हैं। लोग पूछ रहे हैं आपसे कि एकजुटता की जब बात हो तो हम अलग थलग दिखते हैं विपक्ष के तौर पे। वो तमाम सवाल आप ऐसे पूछते हैं जैसे लग रहा है कि देश में बहुत ज्यादा विकट समस्या, विकराल समस्या खड़ी हो गई है। जी आगे आए अभिषेक जी। प्रतीक भाई, मुझे लगता है कि आजाद भारत के इतिहास में इतनी ज्यादा जनता विरोधी सरकार आज से पहले कभी नहीं रहा। ये केवल और केवल जनता को ये भ्रमित। बात आप तब कह रहे हैं जब आधी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और भारत में स्थिर है, तब ये आप कह रहे हैं। मैं बताता हूं प्रतीक भाई, ये तो वही उसी टाइप का हो गया। कोई बोल दे आपको गोली मारने वाला था, मैंने पकड़ लिया, और आपको दिखेगा नहीं कि भैया गोली मारने वाला कौन था। एक व्यक्ति यहाँ पे, जितने आपके आदमी खड़े हैं, जितने भी यहाँ पे जनता खड़ी है, एक व्यक्ति को बता दीजिए 1 रुपए का, 1 पैसे का भी फायदा हो तो मुझे आप बता दीजिए। अच्छा नहीं, अरे भाई आपका, हाँ बहुत फायदा, जो चुप जाओ, फायदा है तो अपने पास ही रखिएगा। अभी मैं जानना चाहता हूं कि 1 पैसे का फायदा से मतलब क्या? मतलब 1 पैसे का फायदा का बताइए, फायदा मुझे बताइए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो और फायदा हुआ हो। जब ये जो 10% कम करने के बाद जितने भी भाजपा के अंधभक्त थे, वो बेचारे गाड़ियों और पेट्रोल डीजल के लाइनों में जाकर खड़े हो गए कि पेट्रोल का दाम कम हो गया होगा। वहां पहुंचे तो पता चला भैया कुछ नहीं हुआ है, जो था एज इट इज आज भी वही है। तो मैं कह रहा हूं 1 रुपए का किसी जनता को फायदा नहीं हुआ। ये अगर ये करना था जब 70 रुपए था उस टाइम कर देते, उस टाइम क्यों नहीं किया? ये केवल और केवल बरगला। नमस्ते। नमस्ते। कहां से आना हुआ? अलवर से। बहुत अच्छी जगह है। अगली बार आइएगा तो मिल्क केक लेके आइएगा। कुछ लोगों के मुंह जो है कड़वे हैं, मीठा कराना होता है मुझे। ये तब क्यों नहीं हुआ जब दाम 70 रुपए थे? अरे ये देश तब क्यों नहीं बदल गया जब 70 साल पहले था? ये तब क्यों ना बदले जब मैं पैदा नहीं हुआ था? काश ऐसा होता कि हम जब पैदा होते
तो हमें लगता कि हम जन्नत में हैं, ऐसा लगता मुझे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन एक वादा है सबसे, और वो ये वादा है कि जब ये बड़े होंगे, मेरी उम्र तक पहुंचेंगे, ये देश विकसित भारत की तरह खड़ा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको संदेह है वो आंखें बंद कर लें, जिनको ज्यादा संदेह है वो तो कदम पीछे खड़े होकर दिखाएं। हाँ, स्वदेशी अपनाएंगे। मैं अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अरे बिस्मिल्लाह करवाया था तुमसे हमने। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बोलना है, इनको दो देते हैं, बस 5 सेकंड दूंगा। मैं जनता को यह बता दूं कि तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा, बस ये बताना चाहता हूं। हाँ। अब इसलिए हो रहा है चूंकि चुनाव है, चूंकि जो ऑयल कंपनियां हैं इनके ऊपर प्रेशर है। ऑयल कंपनियों को मैं मुनाफा देख रहा था प्रतीक भाई, एक क्वार्टरली ईयर में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। 13,000। अरे भैया, युद्ध का समय है, एक बारी घाटा भी हो जाएगा तो क्या समस्या हो जाएगी? घाटा होने के बाद भाजपा को चंदा नहीं मिलेगा, चंदा नहीं मिलेगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चुनाव है, चुनावी साल है, चुनाव नजदीक है, बंगाल का, असम का, तमिलनाडु का, इसलिए कम किया जा रहा है। और ये बोल कौन रहा है? हैं? जोर से बोलो। कौन बोल रहा है? शीश महल बोल रहे ये हैं। शीश महल कौन पार्टी है? बेकार वाली बातें ना करो, ये मैं भगाऊंगा अभी। ये शीश महल कौन पार्टी? बेकार वाली बात। ये बोल हो रहा है, हैं? नहीं, गलत बात। नहीं, नो, दिस इज नहीं, खड़े रहो। हाँ जी, कट्टर ईमानदार कि 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव की तो बात ही नहीं करी थी, चुनाव की बात तो होनी नहीं चाहिए थी। आज तो मुझे, हाँ जी, मैंने तो ये बताया मोदी जी कम क्यों कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं। अब देता हूं मैं, आज आई। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। जी जनाब आली, बीजेपी, आइए हुजूर। भैया जी, सब बातें होंगी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का धन्यवाद। 100 ग्राम स्ट्रेस लेवल उन्होंने मस्त जोक मार के कम कर दिया मेरा। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हंसी आके। मैं बता, बिल्कुल स्ट्रेस में पूरा दुनिया है, हम नया थोड़ी, हम केजरीवाल जी थोड़ी हैं साहब। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि भैया अभी कम क्यों कर दिया और इससे जनता को क्या फायदा? अगर इस सिचुएशन में दाम नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में फायदा है, अगर कम भी नहीं हो रहा है तो। दूसरी बात, अब इन पे आते हैं, कह रहे भैया अभी क्यों कम कर दिया? इनका रोना समझिएगा साहब। कम ना करे तो अरे कम क्यों नहीं हो रहा महंगाई? कम कर दे तो भैया कम क्यों कर रहे हो? चुनाव है यहाँ पे, तो भैया कहना क्या चाहते हो? कम करना है कि नहीं करना? महंगाई बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर बढ़ जाए तो मौका दिखेगा रोटी सेकने का, नहीं बढ़ेगा तो भैया इनकी भूखमरी कैसे खत्म होगी कि हाय तौबा, हाय मोदी कैसे करेंगे? स्पष्ट भाई साहब। अगर इनकी बात पे ही आते हैं, चुनाव को लेकर ही दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो भैया ऐसे चुनाव के में 25 दिन अगर राहत ही मिल रहा है तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? 25 दिन इस सिचुएशन लेकिन क्या आप चुनाव के बाद बढ़ा देंगे क्या? मैं तो इनकी मानसिकता की बात कर रहा हूं ना, कि अगर नहीं बढ़ रहा है तो पेट में दर्द, बढ़ जाए तो पेट में दर्द। असल बात क्या है सर? काश की बात कही थी ना, तो मैं उसी काश पे एक आस लाता हूं। काश वैगन आर नहीं हटता, काश 2 रूम के बंगले में रहते, काश सद्बुद्धि आती, और काश पौवा नहीं बांटते। मैं आपसे मैं आप ही को दूंगा। अगर ये नहीं, ये आखिरी वाक्य बोलने की जरूरत नहीं थी। इसलिए नहीं जरूरत थी कि जनता जानती है, सब चीजें जानती, इसलिए बहुत ज्यादा आपको लकीर खींचनी तो अपनी लकीर खींचिए, दूसरी के लकीर में क्यों जाने की फायदा? कोई मतलब नहीं। ऑफकोर्स आई विल गेट चांस। मैं भाजपा के प्रवक्ता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने माना कि अभी तक जो महंगाई है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ये केवल और केवल मोदी जी के कारण है। मोदी जी अगर चाहते तो ये कम हो सकता था। ये अब इसलिए कम किया क्योंकि चुनाव है और ऑयल कंपनियों का इनके ऊपर प्रेशर है। एक ऑयल कंपनी प्रतीक भाई 13,000 करोड़ पर क्वार्टरली ईयर में मुनाफा कमाए हैं। अरे भैया, मुनाफा इस बार नहीं कमाते, कम कर लेते, एक बात। दूसरी बात ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो माया महल बना रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर माया महल बना रहे हैं, जो 15 लाख का सूट पहनते हैं, ये 1 करोड़ का घड़ी पहनते हैं, वो बात कर रहे हैं हमें। रुको, गार्ड साहब, यहाँ आओ, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी आओ। कांग्रेस और इधर से आगे ना
अरे नहीं, डंडा लेके नहीं बुलाया था, ऐसे ही बुलाया था। ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ। इनका नशा थोड़ा था, नमकीन पानी आनी का इंतजाम करवाओ इनका, जाके जाओ, लेके जाओ। इनका खड़ा होना मालूम नहीं है, खड़े बोलेगा। प्रतीक जी, जो यहाँ पे ये 10 रुपया जिन्होंने घटाया है, 13 रुपए से घटा के 3 रुपए एक्साइज का कम किया। वही मैं कह रहा हूँ, एक्साइज का जिन्होंने घटा के 10 रुपए कम किया है, और इसका बड़ा ये अपना मोदी जी की थाली जो है थोकने का काम करे कि मोदी जी की बड़ी अच्छी शासन प्रणाली है, जनता को राहत दिया है। वो अलग बात है कि जब रशिया से हम लोग जो कम दाम पे तेल ले रहे थे, उसका जो मुनाफा मोदी जी के मित्र अंबानी ने कमाया था, रिलायंस ने, एक रिपोर्ट आई थी, रिलायंस ने और नायरा ने $60 बिलियन अपनी जेब में डालने का काम किया था। अपनी देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बहुत सीधी सी बात। आप उन्हीं बातों को जिनको आप सिद्ध कर सके, जिनके नहीं, एक रिपोर्ट आई थी, वो नहीं, यू हैव टू प्रूव, अदरवाइज प्लीज बराए मेहरबानी। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि राहुल गांधी अमेरिकन एजेंट है। ये बकवास, ये बीच में नहीं आएंगे आप। रिपोर्ट नहीं, बीच में नहीं आएंगे आप। नहीं, मैंने कहा बीच में नहीं आएंगे आप। मैंने एक रिपोर्ट और पढ़ी थी कि राहुल गांधी जी ने, मैं आपको डिबेट से बाहर करूंगा। आप कर दो, रिपोर्ट बता रहा हूं मैं तो भैया। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ जो नहीं, अब आप जो मैंने बस बताया, एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट तो बहुत सारी आई हैं, और मैं उन सारी रिपोर्ट्स को थोड़ी ना बताने लगूंगा। प्रतीक जी हाँ सुन लीजिए, हाँ। अब मुझे एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा ये सरकार ने कहा है कि सबसे ज्यादा रिलायंस ने मुनाफा कमाया था, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था। मुझे आप एक चीज बताइए, हम रशिया से $50 पे जो हम इंपोर्ट कर रहे थे प्रति बैरल पे, और हम लोगों को तेल बेच रहे थे 90 रुपीज में। आपकी तकलीफ बताएं क्या है सबसे? हाँ जी, नहीं, हिमाचल की, मैं नहीं, आपकी तकलीफ ये है, आप ये कह रहे हैं कि कंपनीज के पास बड़ा ज्यादा मुनाफा था, ऑयल कंपनीज के पास बहुत सारा मुनाफा था। ऑफ कोर्स गुड बुक्स थी, अच्छी बैलेंस शीट थी, वो आज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आप दे रहे हैं। आपको तो सुनिए, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन जानकार हैं, मैं तो ज्यादा बिजनेस समझता नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी देखी है चाचा? देखी है मधुमक्खी? वो शहद उस दिन के लिए इकट्ठा करती है जिस दिन आपको, मुझे मालूम है, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग, उस दिन के लिए इकट्ठा करती है कि अगर कोई संकट आ जाएगा तो उस दिन कैसे काम चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, नहीं, यू हैव एवरी नॉलेज एंड आई नो वेरी वेल। जी राहुल, बोले दूंगा मैं, ऑफकोर्स दूंगा, रोज बोलते हैं आप। मतलब भारत का सोना गिरवी रखवा के सत्ता चलाने वाले लोग बता रहे हैं नरेंद्र मोदी क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे। ठीक है जी, आज नरेंद्र मोदी ने आपके द्वारा उठाए गए बॉन्ड द्वारा कर्ज जो था वो चुकाया, और आप कहते हो नरेंद्र मोदी ने क्या किया। आज अगर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता था अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते। जो चीजें आप नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं, इसका 0.1% भी अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहुंचा देना तो शायद हिमाचल की जनता 5 रुपए पेट्रोल डीजल का भार ना उठा रही होती आज की डेट के अंदर। आप लोग क्या बात करते हो? आप लोगों के कार्यकाल में काम क्या हुआ बताइए? परमाणु सशक्त बना, अटल बिहारी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। शौचालय मिला मोदी जी की सरकार में, नल से जल मिला मोदी जी की सरकार में, ठीक है। स्वास्थ्य योजना मिली मोदी जी की सरकार में, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला मोदी जी की सरकार के अंदर। आपने किया क्या जो आपको लाए लोग? प्रतीक जी, अभी ये यहाँ पे ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे थे, आपको पता है ऑयल बॉन्ड कितना था? और अभी जो ये बड़ा यहाँ पे हम लोगों को कोस रहे थे, हम लोगों को बड़ा यहाँ पे कोस रहे थे, लोगों को जो है हम लोग, इन्होंने लिखा था ट्वीट करके कि पेट्रोल के दाम 60 रुपया थे, लेकिन जनता को 40 रुपए में दिया अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने के लिए। यानी अगर लोगों को महंगाई से राहत दे दी तो हमने अपना पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन कर लिया। थोड़ा आप भी कर लेते, लेकिन ऑयल बॉन्ड्स पे आपने चूंकि बात की, आपको पता है ऑयल बॉन्ड्स कितना था? 3.31 लाख करोड़। सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूं, सरकार ने 2014 से लेके सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक एक्साइज के माध्यम से जनता की जेब में जब डाका डाला, कितना कमाया? 40 लाख करोड़ रुपया। आपने ऑयल बॉन्ड्स थोड़े समय चुकाया और जनता की जेब में ऑयल बॉन्ड्स का कब तक आप नापेंगे? मैं एक टेक्निकल पॉइंट बता देता हूं। जब ये ऑयल बॉन्ड सैंक्शन हुआ था तो उस समय उसकी लिमिट पूरी करने की अवधि थी 2020 से 2021, जिसके पहले सरकार नहीं पे कर सकती थी। ये आपके समय क्लोज लगा के गए थे, हमारी गलती नहीं थी। इनके द्वारा 9-10 साल के एक्स्ट्रा बर्डन मोदी सरकार ने सहन किया और पे किया। किसके लिए पे किया? अपने घर भरने के लिए? कतई नहीं, पे किया जनता के लिए। आज वही जमाया हुआ पैसा जनता को विपरीत परिस्थिति में, अमेरिका अपने आप को सुपर बॉस कहता है ना सब, जनता को मतलब दुनिया के आगे, वहां भी पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में
नहीं बढ़े, इस पे इनको गर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजनीति रोटी नहीं सेक पा रहे पेट्रोल के दाम। कहाँ गए? अच्छा हुआ चले गए। जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी देखिए, बात अभी यहाँ पे सोना गिरवी रखने को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। अरे याद होना चाहिए, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और जो सोना गिरवी रखे हुए थे कांग्रेस की सरकार आती है। चंद्रशेखर के सरकार के समय वो घटनाएं घटी थी। तो इसलिए जब कांग्रेस की सरकार आती है, उदारीकरण शुरू होता है। पूरे दुनिया को पता है कि उसके बाद हम लोग एक मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर वहां से भारत की शुरुआत होती है। और दूसरी चीज, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा लिया कि भाई प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि पूरे मामले पे देश को एकजुट होना चाहिए संकट की स्थिति में। हमें लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल एकजुट है, और विपक्ष कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता है, कुछ कमियों की तरफ इशारा करना चाहता है। सरकार को उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए, अभी मैं सीएजी के एक रिपोर्ट को देख रहा था। हम लोग ऑयल के रिजर्व रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत में रखे जाते हैं, और उस मामले में सरकार ने भी अच्छा खासा काम किया था। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार हमारे स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व था वो 33% खाली था। जब युद्ध की स्थितियां 2023 से हम लोग देख रहे थे। नहीं, आज नहीं दूंगा गलत बोलने। 9 से 10 दिन के रिजर्व के परसेंटेज बता गए, केवल 9 से 10 दिन के, 72 दिन का नहीं हुआ, 9 से 10 दिन का है परसेंटेज वो। यही गलत गुमराह डेटा तो पवन खेड़ा जी ने भी तोड़ा, जयराम रमेश ने भी तोड़ा, और राहुल जी भी तोड़ रहे। 9 से 10 दिन मैं सीना ठोक के चैलेंज करूंगा इस पे, क्योंकि हमने पढ़ा है साहब 9 से 10 दिन। मैंने भी पढ़ा है 67%, 67% आपके ऑयल रिजर्व जो स्ट्रेटेजिक थे वो फुल थे, 33% वो खाली थे। ये मैं एकदम डंके के चोट पे कर रहा हूँ, सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। राइट। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने कहा था कि एकजुट होना है, वो बच्चा कहाँ गया? शायद चला गया। उस बच्चे को आपको यहाँ बुलाकर ना यहाँ बैठाना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी जरा इससे सीखिए, इस बच्चे से सीखिए। एकत्रीकरण किसे कहते हैं? ये 5 उंगलियां एक साथ बन जाए तो अच्छे अच्छे का मुंह तोड़ देती है। आज भारत को जरूरत इसी एकता की है। ये विपक्ष आज खड़ा होकर देखिए टांग खींच रहा है, किस प्रकार से वो कह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। अभी मैं एक व्हाट्सएप के मोबाइल फोन पे एक खबर और पढ़ रहा था, वो पढ़ रहे थे कि जी नायब सिंह सैनी जी ने बोल दिया 7 दिन का रिजर्व रह गया है। अरे भाई, पहले पूरी बात बताओ कि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 7 दिन का टर्मिनल्स पे है, उसके अलावा 7 दिन का पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोल पंप्स पे है, मतलब 14 दिन का हुआ ना साहब। तो ये सब चीजें जो ट्विस्ट करी जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये घातक है प्रतीक जी। 10 रुपए घटे तो इनकी आंख में दर्द हुआ, आंख में से आंसू निकलने लगा कि हमें मौका नहीं मिला रोटियां सेकने का, सिलेंडर लेके निकलने का, बैलगाड़ी लेके निकलने का, कि हम नौटंकी करें, हैरान परेशान करें। आज नरेंद्र मोदी ने मुंह बंद कर दिया लोगों का। पूरे विश्व में, सुनिए पट्टी के पीछे ना, पूरे विश्व में अकेला भारत एक ऐसा देश है जहां पर की रेट कट हुआ है। हमारे यहाँ पर रेट बढ़ा नहीं है, हमारी जनता रिलैक्स है। चुनाव के बाद भी ये दर्द लागू रहेगा, इसकी भी तो मैंने एक मिनट नहीं एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चिंता आपको चुनाव के बाद की है या चुनाव? देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ सर, एक लाइन में पूरा कर दूं। नहीं बिल्कुल आपको। और चुनाव में ये भी नहीं पूछा आपने कि चुनाव में होगा क्या, ये भी आपको मालूम है? सब मालूम है। चिंता, इतनी चिंता इस बार चुनाव के बाद की है उतनी मुझे मालूम नहीं। पता है सर कि देश की जनता को चुनाव तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही, और इन्होंने बोला भी, ऋषभ जी ने भी बोला भी। लेकिन मैं तो ऋषभ जी से और भारतीय जनता पार्टी से यही पूछूंगा कि ये अच्छे दिन चुनाव के बाद भी जारी रखिएगा। देश आपसे यही उम्मीद रख रही है। दे रहा कांग्रेस को दे दो फिर जी। मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम लोग सोचे थे शायद करप्शन की बात कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे वो लोगों के रोटी के ऊपर बात कर रहे थे लोग। इसलिए आज लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लोगों को कभी जो है नोट बदलवाने के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं। तो इसलिए जो न खाऊंगा न खाने दूंगा जो बात कर रहे थे, आज मतलब समझ में आया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे जो बात कर रहे थे एक्साइज ड्यूटी घटाने का, कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं बताता हूँ हमें क्यों लोगों के लिए चिंता हो रही है। क्योंकि आपके ये सरकार के जो है 11 साल की जो सरकार रही है, 11 साल की सरकार है, 11 साल में आपने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम जो थे कम थे। आपने काहे बढ़ाए, ये सवाल हम लोग पूछेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे। मैं दो एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। जी 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 सर, मेरा एक विषय है। कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, नीमच से। नीमच से जी। क्या काम करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर है। दिल्ली कैसे आना हुआ सर? सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले, अब पूछिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की स्थिति है वर्तमान में,
पूरे एशिया की कंट्री देखें तो सब में तेल के भाव लगभग 50% बढ़ गए। अभी तक अपना एक भी रुपया नहीं बढ़ा है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा ना। आप किसी से भी पूछ लिए, सारे कंट्रीज की हालत खराब है आज के समय में। आपने कहा, एक बात कही, मुझे अंश आपसे पूछना है। आपने कहा कि हमको लाइन में खड़ा होना सिखा दिया गया। आप नहीं आए थे तब। एक स्कूटर आता था चाचा जी, आता था कि अभी भी? हाँ, चेतक हमने भी बुक कराया था। बाबूजी आपने भी कराया होगा। कहां से आना हुआ? अजमेर। अजमेर से, वडोदरा से। जी, वडोदरा से। हाँ जी। तो स्कूटर में कराया, और राशन में जब चीनी आती थी तो पूरे छोटे से शहर में अगर राशन की चीनी आ गई और सारे लोग लाइन में लग जाते थे। हाँ जी, पामोलिन की लाइन है। लेकिन किसी को किसी से कोई कंप्लेन नहीं थी। मेरी बात सुनिएगा सर, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी। किसी को किसी से कंप्लेन नहीं थी। देश सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना चाहता था। एक एक स्टेप बढ़ रहा था। किसी को किसी से, बेटा बहुत सारे लोग इसमें पैदा नहीं हुए थे। ये तब की बात। टेलीफोन लगवाना तो बहुत दूर की बात थी। वो चाची जी के घर में टेलीफोन हुआ करता था, तो जब चाची जी का मन हो जाए तो बता दें कि भाई आपका फोन आया है। तो रुकिए सर, आ रहा हूं। जहां वो जो जहाज गर्दिश से उठा के लाए हैं ना तूफान, वो बताने दीजिए मुझे। यूं ही नहीं बन गया ये मुल्क। बहुत सारी चीजें हैं। तो चाची जी का मन कर गया तो बता दिया उन्होंने कि टेलीफोन आपका आया है, वरना तो बस राम भरोसे था मामला। राम भरोसे ही था। यकीन मानिए या ना मानिए। 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। एक कोयले की लाइन में खड़ा होगा, एक तेल की लाइन में खड़ा होगा, एक राशन की लाइन में खड़ा होगा, एक बिजली की लाइन में खड़ा होगा। इतने लाइन है। केरोसिन का तो बताया ही नहीं मैंने। आप जिसको मन हो उसको दीजिए वोट। मैंने ये नहीं पूछा किसको वोट देंगे। आप बीजेपी दीजिए, आप बीजेपी को। मैंने नहीं पूछा। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जहां से हम निकल के आए, जिन स्थितियों परिस्थितियों से निकल के। खड़े हो बेटा। जिन स्थितियों परिस्थितियों से आपने बड़े आसानी से कह दिया कि नोट बदली की लाइन में खड़े हो गए। आपने बड़े आसानी से कह दिया बैंक की लाइन में खड़े हो गए। अरे आपने कभी उससे भी पूछा जिसने अपनी जिंदगी का आधा सफर या आधा समय लाइन में ही गुजारा है? लाइन में ही गुजारा है। अंश, मैं मुझे बोलने दो। आज मैं बोलूंगा। आधी जिंदगी गुजर गई लाइन में। आधी जिंदगी लाइन में गुजर गई। कभी आपने नहीं पूछा उससे? कभी नहीं। और इसमें कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें कोई सरकार की बात नहीं हो रही। देश बहुत ऐसे हालातों से गुजरा है जहां आज तक पहुंचा। अगर किसी ने कहा कि एक टाइम खाना खाना पड़ेगा आप सबको 65 में, तो खाया इस मुल्क ने ना। कंप्लेन नहीं करी। कंप्लेन नहीं करी किसी से। किसी ने कंप्लेन नहीं की। वो आदर्श पे खड़ा हुआ देश था। और आज आप हमको गिनवाने आए हैं। आज हमको गिना रहे हैं कि मैं आपका पिता हूं। कहां से आना हुआ गुरुजी? कहां से आए? कहां से आए? हम आए राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? झुंझुनू से। जय झाला सर। ये मोबाइल संभाल के पकड़िएगा, ये चला जाएगा। जी, आ रहा हूं। प्रतीक जी, 2014 से पहले तो हम लोग आदिवासी थे। हम लोग तो जंगलों में रहते थे। ये सारे 2014 से पहले 3G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कोयला घोटाला था, सारे के सारे घोटाला थे। अभी कौन से घोटाला है सर? एक्चुअली में अपोजिशन को इसी बात की प्रॉब्लम है कि अब घोटाला होता ही नहीं है। मैंने जितने उदाहरण दिए बाबूजी, जितने उदाहरण दिए, वो सारे के सारे 14 तो छोड़िए, 14 तो छोड़िए, 1990 के पहले के दिए। सारे के सारे उदाहरण दिए। जब देश बन रहा था तब के उदाहरण दिए सर, तब के। और इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। जी जनाब, रुकिए। नो सर, यू हैव टू वेट। एवरीबडी हैव टू वेट। एवरीबडी हैव टू वेट। जी बाबूजी, कहां से आना हुआ? अजमेर राजस्थान से। अजमेर राजस्थान से आना हुआ। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सुरेश सेन परिहार है। सुरेश सिंह परिहार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं बच्चे के पास आया तो अजमेर जब आप आए थे कोविड से पहले, तो आपसे मिलना नहीं हुआ, तो मैंने कहा आज चांस है तो मिल के हम प्रतीक भैया से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आवाज में वही तीखापन है। आवाज में वही तीखापन है। बात कहना चाहते हैं वो। और ये मंच है, ये आप ही का है। ये सर, ये आप ही का शो है। यू हैव टू स्पीक। एक ही बात बोलूंगा सर, आज आपने इनको सबको बताया
कि वो टाइम से हम गुजरे हैं। आपने ये वो टाइम नहीं देखा कि महाराणा प्रताप ने क्या कहा था कि अरे घासरी रोटी जब वन बिलावड़ो लेबा क्यों नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सो चुक जायो हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में जब बेरियारो खून बहामण में जब याद करूं जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रखतू के उतर जावे दुख सुकरो साथी चेतकड़ो सूती सी हूँ को जगा जावे। जय हो। पानी दीजिए। किसी ने मुझसे पीछे से आवाज आई, क्या इससे देश बन जाएगा? पीछे से आवाज आई कि क्या इनकी कविता बेटा बेटा क्या इनकी कविता से देश बन जाएगा? मेरे कान में आवाज आ गई, क्या इनकी कविता से देश बन जाएगा? किसी ने कहा देश है ही कविता से, यही हमारी संस्कृति है, यही एक हिंदू राष्ट्र है, यही एक हिंदुस्तान है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं करा। हमने ही दुनिया के आक्रमण झेले, किसी पे अपना कब्जा नहीं करा। लोग हमारे पे कब्जा करके बैठे हैं। आज यहाँ पे मुसलमान भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है, और देश के अंदर जिसका शासन चल रहा है गरीब माँ का बेटा, इन लोगों की छाती पे इसीलिए सांप लौटते हैं। ये अमीर, ये चांदी के चम्मच ले हुए जो गरीब माँ का बेटा है, जिसने गरीबी देखी है, आज देश पे शासन कर रहा है, और देश का युवा, देश का बुजुर्ग, हर कोई उस व्यक्ति के साथ में है। किसी ने कहा, पीछे से आवाज आई, क्या इस कविता से देश चल जाएगा? एक नवयुवक ने जवाब दिया, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, या पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक कवि है, उसका नाम है चंद्रवरदाई। जाके करिएगा, टटोलिएगा, ये चंद्रवरदाई कौन है? जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनको मालूम है, या वैसे जो इतिहास पढ़ते हैं उनको पता है। समझ में आएगा, जवाब भी आएगा, जरूर आएगा, जवाब आएगा। मैं आज यहां पे विस्तार से उसके बारे में नहीं जाऊंगा, ना बताऊंगा, क्योंकि बात बहुत फैल जाएगी। सर, यू हैव स्पोकन, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, अंश सबसे ज्यादा। ना दादा, आम आदमी पार्टी मिल गए। जवाब देना 1-10 सेकंड में कहना चाहूं, मैं इसलिए वो बात कही थी क्योंकि आप जब लाइन को लेके बात कर रहे थे, हमारे समय पे हाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक वक्त के खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि जब नोटबंदी की बात हुई, लोग बागों से देशभक्ति का प्रमाण मांगा गया, लोग बाग लाइन में खड़े हुए तो इनके सांसद लोगों पे हंसी ठिठोली कर रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि जब कोविड के समय पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगे थे, उनसे ताली थाली बजवाने को कहा गया, लोगों बागों ने ताली थाली बजवाई, और मोदी जी बंगाल में जाके दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे। नहीं नहीं, वेटिंग, अब ये सदा लाइन में रहेंगे। ये देश की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब लाइन आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं बहुत अच्छी सी तरह से जानता हूं। जो इतिहास को समझते हैं, जो संघर्ष को जानते हैं, मैं बात को रिपीट करूं, वो बार रिपीट हो जाए। सर इतिहास की बात कर रहे हो, तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा प्रतीक जी, आप ही नहीं बताएंगे सर, वो आम आदमी। गांधी जी ने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए दान कर दी, नेहरू जी ने दान कर दी देश के लिए, मोदी जी क्यों नहीं करते? मोदी जी कहां पीछे चले जाते? तो अपने मित्र के काम, अंबानी की जेब भरने का काम करते हैं। आज यही बोलेंगे, और जो लोग वोट डालते हैं वही जवाब देंगे। सर ये लोग सिर्फ इंसान को झूठ बोल बोल के इतने दिन इन लोगों ने राज किया है, लेकिन अब मोदी जी का हाथ पकड़ के देश विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहे तो हमारा देश आगे चल के बहुत ज्यादा तरक्की पे जाने वाला है, पूरी दुनिया के अंदर, ये एकदम श्योर है। लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो यार, बहुत झूठे आदमी हो यार तुम, हैं? हाँ, लाइन में अभी ये कहो, कह दें अरे प्रतीक जी बहुत बड़े झुट्टे हैं। अच्छा पूछो कैसे? बोले ये तो लाइन में ही पैदा हो गए थे। ये भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं अगर अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो पन्ने पलटे ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजदीप लाहेरी। आपने कोথায় থেকে থাকেন? বাংলা, কলকাতা থেকে। কলকাতা থেকে বাঙালি হচ্ছেন? একদম কলকাতা থেকে। আমাদের রাজ্যে একদম বিজেপি লাগবেই লাগবে, একদম শিওর, না হলে বাংলা পুরো শেষ হয়ে যাবে। দিদি বাংলাকে শেষ করে দেবে। नहीं, ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, ये पॉलिटिकल डिबेट है, ये पॉलिटिकल डिबेट है। प्रतीक भाई मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट तुम्ही ने आगाज किया था, बिस्मिल्लाह तुम्ही ने किया था। प्रतीक भाई, मैं एक भविष्यवाणी आपके शो पे करना चाहता हूँ। भविष्यवाणी? हाँ, कि 4 मई के बाद जब तुम कब से नजूमी हो गए भैया? चुनाव का परिणाम आ जाएगा, यही पेट्रोल डीजल
120 रुपए के पार हो जाएगा, ये मैं आज आपके डिबेट में कह रहा हूं। 1.5-2 महीने पहले यही होने वाला, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक देश बनाने की बात है, प्रतीक भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। 140 नहीं हो पाएगा, ये तो तय है ना। उसके पार होगा, कितना होगा ये तो भक्त जान जाएंगे प्रतीक भाई। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस देश को बनाने में हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, एक टाइम का खाना कम खाया है। और एक बात बताएं, हमारे पुरखों ने, जब आप हमारे पुरखों कहते हैं तो किसी को किसी से सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं, नहीं है। किसी को किसी से यह कहने की जरूरत नहीं कि हमने हमने हमने। ये जब आप हमने बोलते हैं ना, ये देश फकीरों का देश है और यहाँ पे वही राजा होता है जो फकीर होता है। मैं तो बस इतना ही कहता हूं, लेकिन जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली की उनको बुरा लग जाता है, तो इसमें मेरी कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जिनके पुरखों ने दलाली की है अंग्रेजों का, जिन्होंने मुखबरी करते थे हिंदुस्तान के लोगों का, वो उनको बुरा लग जाता है तो उनको बुरा लगे, कोई बात नहीं। नंबर 2 नहीं जी, बीजेपी विल गेट द चांस, ऑफ कोर्स यू विल डू। भैया जी देखिए लाइन पे एक बात तुम्हें बताएं, जब ये बोलते हैं उसके बाद धीरे से ऐसे करके हंसते हैं, वो समझते हैं, तो वो ये जानते हैं कि अब ये रिएक्शन आएगा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हमारे यहाँ एक नेताजी थे, तो जब वो बहुत चिढ़ जाते थे तो गुलाब का फूल लेके आते थे कि ले लीजिए, अपने गुस्से को किसी तरह के पीते थे। भैया जी पहली बात तो है आपको मैं धन्यवाद करता हूं, आपने बहुत ही वास्तविकता से बातों को रखा यहाँ पे, और वो उस दौर को रखा। यार 500 रुपया का बुकिंग थी बजाज स्कूटर की, 500 रुपया की, और लाइन लगी थी यहां से लेके वो लगाइए, आज स्कूटर मिला, 500 रुपया आज स्कूटर मिला ना, नहीं मिला। भैया जी लाइन पे ही आता हूं मैं भाई। बातें बता रहे हैं, एक दिन का मुल्क नहीं बना हुआ मेरे भाई। लाइन तो देश पहले भी लगता था, बस अंतर यह था कि देश की जनता को लाइन में लगाकर खुद को राजमहल में बैठा मिलता था। यह अंतर आज कम से कम यूपीआई हो, घर तक बैंक हो, घर तक सिलेंडर हो, घर तक टेलीफोन हो, घर तक आधुनिकीकरण हो, घर तक ऑनलाइन सुविधाएं हो, इससे बहुत हद तक हमने लाइन कम की। एक लाइन जरूर बढ़ाई हमने, वो गांधी परिवार की 70 सुख की लाइन बढ़ा दी है, और उस लाइन को हमने गर्व से बढ़ाया है, संकोच नहीं है। दूसरा सर, आज डिबेट से आते हो विपरीत होकर भी एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने 90 से पहले की भी बात कही, और 90 के बाद भी देश बड़ा है, उसमें मनमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है, और मोदी जी ने भी कहा है, बहुत खुले दिल से कहा है। लेकिन हमें इस चीज को स्वीकारने से कोई संकोच नहीं है, लेकिन आपको यह भी स्वीकारना होगा कि आपके कार्यकाल में देश को 2 की जगह 4 रोटी खिलानी थी, आपने 2 रोटी खिलाया। आज हम कोशिश करते हैं 4 की जगह 6 दे, ताकि 2 स्टोरेज में रहे, 4 खाए। विपरीत परिस्थिति में आज वही स्टोरेज है जो निकल के दाम बढ़ने नहीं दे रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा, 70 के दशक की बात हो रही है, याद आ गया तो बता देता हूं। दोपहर के बाद जवान लोग जितने तुम जितने जवान हो उतने ही बाहर नहीं निकलते थे, नसबंदी कर दी जाएगी। सही बात है, सही बात। ये था विकास क्रम, रुको भाई, ये है विकास क्रम, ये था, और ये देखा हुआ है। कोई आपको याद है? क्या याद है? अरे हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। हाँ जी, इंसेंटिव मिलता था उस समय। हाँ, ये तुम्हें या तो दादाजी ने बताया होगा या पिताजी ने। हाँ जी, दादाजी ने बताया था कि जब नसबंदी कर दी जाती थी तो इंसेंटिव मिलता था। ये बताएंगे मुझे कौन सा ये डेवलपमेंट का प्रोग्राम था? ये जनसंख्या को कंट्रोल करने का ये तरीका है जी। एक्चुअली मैं थोड़ा आउट। हाँ जी, 5 किलो का डिब्बा, 5 किलो का डिब्बा कहाँ का नसबंदी कराने का मिलता था? मिलता था। 5 किलो का डिब्बा? हाँ मिलता था। कौन सा? वो जो पीले कलर का डब्बा होता था उसमें खजूर बना रहता था। हाँ हाँ वही मिलता था। वो मिलता था, बिल्कुल मिलता था। 5 किलो का डब्बा जी। श्योर, आई एम श्योर। नहीं हो गया। देखिए सर, मैं यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स बात करने की कोशिश कर रही हूँ। 1947 के बाद और आज तक सबने कुछ ना कुछ किया ही है, सबका कंट्रीब्यूशन हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उस चीज को। लेकिन जो आज जो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जो पेट्रोल डीजल की बात करें, हम साइकिल से चल लेंगे, हम पैदल चल लेंगे, हम कार पुलिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो मेन सिचुएशन इस टाइम वर्ल्ड में आ रही है, जो वर्ल्ड वॉर की है, मेरा एक आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि हम यहाँ से एक स्टार्टिंग करें कि 140 करोड़ की जनता ये कहे वर्ल्ड में कि इस लड़ाई को बंद करो। हम लड़ें कि महंगे हो रहे। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। सविता बहन, मैं
आपसे कहूं यहां पे बहस क्या होती है? बहस ये होती है, प्रोग्राम डेली देखती हूँ। बहन, बहस ये होती है कि मुल्क को एक तरफ खड़े हो जाना चाहिए, किसी एक तरफ। जब आप किसी एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो युद्ध कभी नहीं खत्म करवा पाएंगे। जब आप युद्ध से बाहर खड़े रहेंगे तभी युद्ध खत्म करवा पाएंगे। और आपके ऊपर विपक्ष प्रेशर डालता है कि नहीं, यू हैव टू टेक अ साइड। आप किसी एक तरफ खड़े हो जाइए और फिर कहिए कि युद्ध खत्म हो जाए। बहन, युद्ध नहीं खत्म होते हैं ऐसे। हम पॉलिटिशियन से कह ही नहीं रहे, हम तो पब्लिक से कह रहे हैं। पब्लिक से, पब्लिक को आप बार बार ये कहते रहिए कि वहां पे कान में कौवा, कान जो है कौवा ले गया। हाँ, वही बात, कौवा ले गया। अब आप कौवा देखो जी। जैसे मैम कह रही थी कि पब्लिक, आप तो ज्योतिषी हैं, बड़ी ज्योतिषी हैं, ये युद्ध खत्म हो जाएगा ये साल थोड़ा सा मुश्किल है। इस साल? हाँ, मतलब ये थोड़ा लंबा चल सकता है। लंबा चल सकता है। हाँ, अच्छा। ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म, ऐसा लगेगा कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कोल्ड वॉर चलते रहेंगे। कोल्ड वॉर चलते रहे। जैसे कि मैम कह रही थी कि हम सब पब्लिक ने मिलके करना चाहिए, बट बिना नेता के सपोर्ट के क्या कर सकते हैं हम? बिना नेता के सपोर्ट के, यानी नेता को सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ जी, मैं जल्दी आंसर कर रही हूँ कि देखिए नेता